दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया। उसका अगला चैप्टर है लॉयल्टी। मेल ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड में बढ़ रही थी और वो स्पीड थी 30 माइल पर आवर, यानी करीब करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मीलों तक जब ट्रेन चल रही थी तो जो दूर तक के नज़ारे थे उसमें सुनहरा गेहूं खेतों में लहलहा रहा था, पीछे से सूर्य उग रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अप्रैल का महीना था और ट्रेन चल रही थी गंगेटिक वैली में, जो भारत के सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। पिछले साल भारत ने अपना सबसे बुरा अकाल देखा था और मैंने लोगों को देखा था पेड़ की छाल को खाते हुए, यहां तक कि घास के बीज खाते हुए, जो कि बड़ी मेहनत से निकाले जाते थे। दोस्तों, घास के बीज से याद आया कि अगर आपने महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनी है कि जब वो जंगलों में थे तो वो भी घास की रोटी खाते थे, तो घास की रोटी जो घास के बीज बनते थे उससे आटा बना के, और जो उनके बच्चे से कौवा छीन के ले गया था, एक स्टोरी बचपन में सुनी थी मैंने, तो वो घास की रोटी का ही था। तो वो अकाल के टाइम पे भारत के लोगों को घास के बीज भी खाने पड़े थे और लोगों ने खाए जंगली आलू बुखारे। लेकिन इस बार सर्दियों में बारिश अच्छी हुई थी और जिन लोगों ने एक साल तक भूख झेली थी, अकाल झेला था, उनको उम्मीद थी इस बार पेट भरेगा, अच्छी फसल होगी। अब लोगों के काम बटे हुए थे। हल चलाने का काम पुरुषों का था, फसल को काटने का काम महिलाओं का था। और जो फसल वो दिहाड़ी पर दूसरों के खेत में काटती थी, उसको काटने के बदले उन्हें 16वां हिस्सा मिलता था। यानी अगर 16 गट्ठे काटे, एक गट्ठा मेहनताना। अब जब ट्रेन चल रही थी तो खेतों के व्यू को देखने में कोई रुकावट नहीं थी, कोई मैकेनिकल डिवाइस किसी भी खेत में नहीं थी, यानी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर। खेतों की जुताई बैलों के द्वारा होती थी, 2 बैल लगते थे एक हल में, और खेतों की कटाई हसिया या दराती के द्वारा होती थी, जो 18 इंच लंबी होती थी। जब खेतों की जुताई बैलों से हो जाती थी, फसल की कटाई हो जाती थी, तो यंग महिलाएं खेतों की फसल काटती थी और फसल को खेत से लेके जाया जाता था उससे दाना निकालने के लिए। वहां गाय के गोबर से लिपाई होती थी। बूढ़ी औरतों की ड्यूटी होती थी कि जो खेत से और बीच में जो दाने गिर जाते थे उनको उठाने की। बैलों को एक पोल से बांध दिया जाता था और जहां फसल रख दी जाती थी, बैल अपने खुर से जब फसल के ऊपर चलते थे तो दाना निकल आता था। अब ये टोटल गेहूं जो निकलेगा, तो जिसने खेती की उसको आधा हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा खेत के मालिक को। इसको बटाई बोलते हैं। खेतों में अक्सर की जाती है 50-50, एक की जमीन एक का लेबर। जिम कॉर्बेट जहां जा रहे थे, इनकी जर्नी थी 36 आवर्स की और ट्रेन बीच में रुकने वाली थी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। और जहां जहां से ट्रेन चल रही थी बड़ा ही खूबसूरत नजारा था, लेकिन इस खूबसूरत नजारे के बावजूद जिम कॉर्बेट खुश नहीं थे। और उसका कारण था उनकी सीट के नीचे, उनकी बर्थ के नीचे एक संदूक था जिसमें 200 रुपए थे, और वो 200 रुपए जिम कॉर्बेट के नहीं थे। 18 महीने पहले जिम कॉर्बेट ने रेलवे में नौकरी करी थी एज ए फ्यूल इंस्पेक्टर, और ये उसी ड्यूटी को निभाने के लिए जा रहे थे। इस नौकरी को करने जिम कॉर्बेट स्कूल से ही चले गए थे, और वो जो 18 महीने थे उस टाइम पर वो जंगल में थे जहां लकड़ी काटी जा रही थी, और वो लकड़ी थी 500,000 क्यूबिक फीट। ये लकड़ी काटी जा रही थी ट्रेन का ईंधन बनाने के लिए, और लकड़ी को काटने के बाद बराबर आकार में काटा जाना था, 36 इंच का एक टुकड़ा। और जब लकड़ी काट ली जाती थी तो उसको एक निश्चित जगह पर ले जाया जाता था, नापा जाता था और फिर ट्रेन में लोड करा दिया जाता था, हर उस स्टेशन के लिए जहां उसकी जरूरत थी। वो 18 महीने ये जंगल में अकेले थे, लेकिन क्योंकि उनको जंगल पसंद थे, इन्होंने बहुत एंजॉय किया। जंगल में तरह तरह के शिकार थे, चीतल, वाइल्ड बोर, एंटीलोप, और जो नदी उस जंगल की बाउंड्री बनाती थी वहां क्रोकोडाइल, पाइथन, मछलियां। अब जिम कॉर्बेट जब नौकरी कर रहे थे तो इनको परमिशन नहीं थी
कि दिन में जाके शिकार कर सकें, तो ये रात में जाते थे, चाहे मछली पकड़ें चाहे शिकार करें। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि दिन में शिकार करना और रात में शिकार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि रात में एक जंगली सुअर या स्पॉटेड डियर को देखना, निशाना लगाना आसान है, लेकिन उसे गोली मारना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि निशाना एक्यूरेट नहीं लगता। अगर चांदनी रात हो तो अलग बात है। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर मोरनी को गोली मारनी हो तो तब जब वो अंडे के पास हो। और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने इस तरह के मर्डर बहुत किए। और मैं नॉनवेज तभी खा पाता था जब मैं शिकार करूं, और जब अंधेरी रातें होती थी तो मुझे वेजिटेरियन बन के रहना होता था। और जब इस तरह से जंगलों की कटाई हो रही थी तो बहुत सारे अनाथ लोगों को मुझे अपने टेंट में ही स्टे देना पड़ता था। और जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, वो भीड़ बढ़ी, बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे जानवर, इवन एंटीलोप भी इनके टेंट में था, जिसको कि अपने पैरों पर खड़े ही रहना होता था। अब आ गया था अजगर भी। एक दिन लालटेन धीमी जल रही थी, जाके देखा तो रेक्स, जो लालटेन की बाती थी, उस पर कुंडली मार के चढ़ गया था और उसने सहारा लिया था एंटीलोप का। अब जब इन्होंने सारे जानवर गिरे तो कोई भी कम नहीं था। इन्होंने रेक्स को उसके हाल पर छोड़ दिया। रेक्स डेली धूप सेकने के लिए बाहर जाता था, रात को अपने टेंट में वापस आ जाता था, और उसने कभी भी टेंट के अपने किसी साथी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब जितने भी अनाथ बच्चे जानवरों के टेंट में लाए गए थे, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जंगल में चले गए, जब वो खुद भोजन खाने लायक हो गए। लेकिन एक एंटीलोप था, टिडली डी विंग्स, उसने टेंट छोड़कर जाने से मना कर दिया। वो हमेशा जिम कॉर्बेट के पीछे पीछे जाती थी जब ये रेलवे स्टेशन जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए कि लकड़ी ठीक से लोड हो रही है कि नहीं। और इस दौरान उस एंटीलोप की जान जाते जाते बची थी। और क्योंकि वो आदमियों के बीच में पली बड़ी थी तो उसे आदमियों से डर नहीं लगता था। एक दिन वो एक आदमी के पास पहुंच गई और उस आदमी को लगा ये जंगली एंटीलोप है और वो उसका शिकार करने को हो गया था, और वो एंटीलोप बाल बाल बची। हुआ यह था कि जिम कॉर्बेट जब टेंट में आए तो देखा उस एंटीलोप की दोनों टांगें टूटी हुई है। उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही देर में एक आदमी इनके सर्वेंट के साथ आया और उसने अपनी गलती मानी। बोला, साहब मैंने ही इसको मारने की कोशिश की थी। वो आदमी अपने खेत में काम कर रहा था और ये एंटीलोप उसके पास पहुंच गई। उसने अपनी लाठी से इसकी टांगों पर वार किया। ये भागी, वो पीछे भागा। उसे लगा उसने जंगली एंटीलोप का शिकार कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि ये जिम कॉर्बेट के टेंट के अंदर घुस रही है, तब उसे मालूम हुआ कि ये तो पालतू जानवर है। जिम कॉर्बेट के सर्वेंट ने कहा, तुम यहां से भाग जाओ, लेकिन उस आदमी ने भागने से इनकार कर दिया। और जब जिम कॉर्बेट के सामने अपनी गलती मानी, साथ में बोला, कल सुबह मैं बोन सेटर लेके आऊंगा। जिम कॉर्बेट के पास और कोई चारा नहीं था। वो उसको दूध पिलाते रहे, उसको एक नरम गद्दा बना के दे दिया। सुबह देखा तो वो आदमी एक बूढ़ा आदमी ले आया था जिसका काम था हड्डियों को फिक्स करना। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि इंडिया में किसी इंसान को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगाना गलत होता है, और यही यहां हुआ। देखने से वो बूढ़ा आदमी काफी गरीब लग रहा था, लेकिन था वो स्पेशलिस्ट। उस आदमी ने जिम कॉर्बेट से कहा, इस एंटीलोप को खड़ा करो। इन्होंने खड़ा किया। उसने ध्यान से देखा, पलट के जाने लगा, गर्दन घुमा के बोला, 2 घंटे में वापस आता हूं। थोड़ी देर में वो आदमी वापस आया। जिम कॉर्बेट, जिन्होंने कई दिन तक लगातार काम किया था, उन्होंने सुबह की छुट्टी ले ली। थोड़ी देर में वो आदमी वापस आया। उसके पास कई सारे सामान थे, जूट, कैस्टर ऑयल, ग्रीन पेस्ट, पेड़ की छाल। उसके बाद जिम कॉर्बेट बैठ गए और टिडली डी विंक, वो एंटीलोप, इनकी गोदी में बैठा था। पिछले पैर जमीन पर थे और वो आदमी उसके अगले पैरों पर काम कर रहा था। उसकी दोनों टांगें टूट गई थी और पैर ऐसे झूल रहे थे। अब उस आदमी ने हड्डियों को मिलाया, उस पर ग्रीन पेस्ट लगाया, पेड़ की छाल लगाई और रस्सी से बांध के फिक्स कर दिया। अगले दिन वो और लकड़ी लाया और फिट कर दिया। अब टिडली डी विंक अपने घुटने मोड़ भी सकती थी, चल भी सकती थी। अब बोन सेटर की फीस थी 1 रुपए और 2 आना, जो उसने सामान खरीदा था।
लेकिन उसने कहा जब ये दौड़ने लगेगी तभी फीस लूंगा। अब जिम कॉर्बेट का सारा काम खत्म हो गया था। जिम कॉर्बेट अपने हेडक्वार्टर जा रहे थे अपना मेहनताना लेने के लिए, और उन्हें लग रहा था कि उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जितने लोकोमोटिव्स थे यानी ट्रेन के इंजन थे वो कोयले पे चलने वाले बनने लगे थे। अब लकड़ी के ईंधन पर चलने वाले इंजन खत्म हो रहे थे, तो इनकी जॉब भी खत्म होने वाली थी। आइजेट जो कि 3 सबसे ज्यादा फलने फूलने वाली रेलवेज को डील कर रहे थे, अगले दिन पहुंचे और राइल्स के ऑफिस से मुझे बुलावा आ गया। आइजेट दुबले पतले स्मार्ट से आदमी थे, और उन्होंने जब मैं वहां पहुंचा तो केबिन में अकेले थे। उन्होंने मेरे काम की तारीफ करी और बोला मैंने काम 6 महीने पहले ही निपटा दिया है, और वो मुझसे एक सवाल पूछना चाहते थे। और वो सवाल था कि वो 200 रुपए मैंने अपनी जेब में क्यों नहीं रख लिए, उसके बारे में सबको बताया क्यों। और मेरे इस जवाब ने मुझे 2 लेटर दिए। एक तिवारी जी का लेटर था कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 200 रुपए का दान किया रेलवे विडो और ऑर्फन्स क्लब के लिए, जिसके वो ऑनररी सेक्रेटरी थे। और दूसरा लेटर था कि मेरी नौकरी अब जा नहीं रही थी, मुझे नौकरी पर दोबारा रख लिया गया था और मुझे राइल्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। अब उसके 1 साल तक ये रेलवे नौकरी करते रहे, कभी पटरियां बिछवाने का काम, कभी इंजन को ड्राइव करने का, और कभी रेलवे के गार्ड का। उस टाइम पर रेलवे में स्टाफ की कमी थी और कई बार जिम कॉर्बेट को 48 घंटे तक लगातार काम करना होता था। कभी असिस्टेंट स्टोर कीपर, कभी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। और उसके बाद एक दिन ऑर्डर मिला, मोका में घाट जाइए स्टोरर से मिलने, जो कि फेरी सुपरिटेंडेंट थे। बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बड़ी ही सुंदर गैंगेटिक प्लेन से गुजरती है, और कई बार रेलवे मेन लाइन छोड़कर पतली लाइन से घाट की तरफ चली जाती थी, ताकि फेरी से कनेक्शन हो जाए और लोग नदी पार कर पाए। मोका में घाट इन कनेक्शंस का मेन पॉइंट था। अब जिम कॉर्बेट समस्तीपुर से जल्दी निकले और पहुंच गए समरिया घाट, और यहां से इन्होंने SS गोरखपुर पकड़ी। स्टोरर इनके आने से खुश हुए, लेकिन इनको रीजन नहीं बताया कि इनको मोका में घाट जाना क्यों है। वो दिन आधा इन्होंने स्टोरर के घर पर, आधा एक्सटेंसिव शेड्स में बिताया जहां बहुत सारा सामान पड़ा था। 2 दिन बाद इनको गोरखपुर बुलाया गया और इनको बताया गया कि इनकी पोस्टिंग मोका में घाट में ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर के रूप में की जाती है, और इनकी पर मंथ सैलरी 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है, और उन्हें 1 हफ्ते बाद अपना चार्ज लेना है। अब ये मोका में घाट पहुंचे और वो चार्ज ले लिया जिसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था, और इन्हें यह भी नहीं पता था कि एक लेबरर भी ये कहां से लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने केवल 150 रुपए की बचत की थी। और जब इन्होंने बताया कि ये क्यों वापस आए हैं, तो वो चेयर को घसीट के वरांडे में ले गए जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। स्टोरर जो कि सुपरिटेंडेंट थे और कई सालों से पोस्टेड थे, उन्होंने समझाया कि ये मोका में घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, और यहाँ पर सीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और उससे रेलवे को बहुत लॉस होता है। मोकामा घाट में जो गुड्स का ट्रांसफर था वो एक एजेंसी के द्वारा किया जाता था। अब स्टोरर ने जिम कॉर्बेट से बोला कि जो सीजन के टाइम पर जाम लग जाता है उसकी वजह है, एक तो ये जो एजेंसी है मीटर गेज और ब्रॉड गेज की हैंडलिंग में पार्शियलिटी करती है, और दूसरा सीजनल टाइम पर जब खेती किसानी का टाइम होता है तो लेबरर्स खेतों में एंगेज हो जाते हैं और रेलवे में काम करने के लिए कोई मिलता नहीं है। और उसके बाद स्टोरर ने बोला कि तुम ये काम कैसे हैंडल करोगे, तुम इस लोकेलिटी में नए हो और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। जिम कॉर्बेट ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत से 150 रुपए जमा किए और ये कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मोका में घाट में माल का अंबार लगा था, 400 वैगन खड़ी हुई थी, लेकिन कोई उतारने वाला नहीं था, और नदी के दूसरी तरफ 1000 वैगन थी जिन्हें की कैरी करके ले जाना था। स्टोरर ने कहा मेरी सलाह तुमको है कि तुम पहला स्टीमर पकड़ो और यहां से समरिया घाट जाओ और फिर गोरखपुर जाओ, और डिपार्टमेंट को बोल दो कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिम कॉर्बेट सुबह सुबह उठे
लेकिन वो स्टीमर पकड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे गोडाउन में इंस्पेक्शन करने के लिए। स्टोरर ने पूरी कहानी नहीं बताई थी। जब जिम कॉर्बेट वहां पहुंचे तो देखा कंडीशन और भी भयावह है। 400 मीटर गेज की वैगन भी खड़ी थी अनलोड करने के लिए। जिम कॉर्बेट ने अंदाजा लगाया तो जो टोटल माल उतारा जाना था 15,000 टन था। जिम कॉर्बेट की उम्र थी केवल 21 साल और उनको इतना बड़ा अंबार साफ करवाने के लिए भेजा गया था। गर्मियां शुरू हो रही थी और जिम कॉर्बेट बोलते थे ये वो टाइम था जिसमें हम लोग पागल हो जाते हैं। तब तक कॉर्बेट की मुलाकात राम शरण से हो गई थी और जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया था कि वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे, नतीजा चाहे कुछ भी हो। राम शरण मोकामे घाट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। राम शरण जिम कॉर्बेट से 20 साल बड़े थे। उनकी एकदम काली दाढ़ी थी और 5 बच्चों के पिता थे। राम शरण को मेरे आने की सूचना टेलीग्राम के द्वारा दे दी गई थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करने के लिए जिम कॉर्बेट आ रहे हैं। और जैसे उनको मालूम चला कि जिम कॉर्बेट ये सारा अंबार खत्म करेंगे, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और राम शरण बोले, वेरी गुड सर, वी विल डू इट। और जैसे ही उन्होंने वी बोला, जिम कॉर्बेट गर्मजोशी से भर गए। और वो 35 साल बाद जब राम शरण जी की डेथ हुई, तब तक वो गर्मजोशी खत्म नहीं हुई। और जब जिम कॉर्बेट ने स्टोरर को बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करेंगे, तो स्टोरर ने कहा कि बेवकूफ कभी सलाह नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी मदद हो सकेगी मैं करूंगा। और ये वादा उन्होंने निभाया और उन्होंने अपनी फेरी दिन रात लगातार चलवाई ताकि वैगन्स इधर से उधर आ जा सके। मोकामे घाट से गोरखपुर की जर्नी 2 दिन की थी, तो जिम कॉर्बेट के हाथ में 5 दिन का टाइम था यह जानने के लिए कि उन्हें क्या क्या करना है। अब जो इनको स्टाफ मिला था साथ के लिए, स्टेशन मास्टर राम शरण, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर चैटर्जी जो कि जिम कॉर्बेट के दादाजी की उम्र के थे, 65 शंटर्स और कुछ क्लर्क, 65 क्लर्क्स और 100 शंटर्स, पॉइंट्समैन एंड वॉचमैन। 100 लोगों का स्टाफ जिम कॉर्बेट के पास नदी के दूसरी तरफ भी था और इनके बीच में आपसी सामंजस्य बनाए रखना और इनको संभालना बहुत बड़ा काम था। और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी 5,000 टन माल को क्लियर कराने की। जिम कॉर्बेट को उन्होंने कहा, बहुत सारे लेबरर्स काम करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके रिलेटिव्स को भी भर्ती कर लिया जाए और जिम कॉर्बेट को इसमें कुछ बुराई नहीं लगी। अब एक एक आदमी 10-10 आदमी लाने को राजी हो गया और उनका काम चलने लगा। अब जिम कॉर्बेट के साथ कैली भी थे और जो गोडाउन में जाम लगा था उसको क्लियर करने के लिए इनको गेहूं को खुले में रखना जरूरी था। नमक और चीनी का भी यही हाल था। इन्होंने हिम्मत करी और खुले में रखवाया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि बारिश नहीं हुई और इस तरह से गोडाउन का जाम खत्म हुआ और इन्होंने हेडक्वार्टर्स को खबर दी कि ट्रैफिक दोबारा चालू करा दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक 15 दिन से रोक दिया गया था। रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, क्योंकि उनकी ऑडिट का सिस्टम था जो कि रेलवे के लिए एक नॉर्मल बात थी, लेकिन जिम कॉर्बेट के लिए जीवन मरण का क्वेश्चन था, क्योंकि इनके पास थे केवल 150 रुपए और जब तक इनको रेलवे से पैसे नहीं मिल जाते ये अपने आदमियों को पैसे कैसे देते। किसी से लोन मांगने की भी स्थिति में नहीं थे। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं, इस कहानी का नाम मैंने लॉयल्टी रखा है और इससे ज्यादा लॉयल्टी कोई शो नहीं कर सकता जो मेरे स्टाफ ने मेरे साथ की थी। उन्होंने दिन रात काम किया था, क्लर्क्स ने भी दिन रात काम किया था और सारे लोग वही खाना खाते थे जो उन स्टाफ की बीवियां, बहनें, बच्चे लेके आते थे। उस टाइम पर कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, तो जो आदमी जब और जितना काम करना चाहता था कर सकता था। दिन रात की मेहनत चलती रही। जिम कॉर्बेट यंग थे, 21 साल के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राम शरण 41 ईयर्स के थे। उतनी मेहनत करके उनका थोड़ा वजन कम हो गया, लेकिन उनकी प्रसन्नता और उनकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई। अब पैसे की कमी जिम कॉर्बेट को सता रही थी और इनके स्टाफ आधे भूखे होने की स्थिति में आ गए थे। अब मॉनसून आने वाला था और एक दिन इनको खबर आई कि एक इंजन पटरी से उतर गया है जो कि इनकी वैगन्स को लेने आ रहा था। अब इन्होंने इंजन को जैक की मदद से पटरी पे वापस चढ़ाया, लेकिन फिर वो पटरी से उतर गया। जब हवा रुकी और रेत को पटरी के नीचे प्रॉपरली बिछाया जा सका, तीसरे अटेम्प्ट में
वो इंजन प्रॉपरली पटरी पर आया। अब पूरे दिन की मेहनत के बाद इनको 12 लोगों की उपस्थिति में इनके सर्वेंट ने खाना दिया, और जब वो प्लेट दे के बाहर गया तो वरांडे से आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी लोग पूछ रहे थे, साहब को क्या दिया खाने में? उसने कहा, एक चपाती और दाल। तो लोगों ने पूछा, सिर्फ एक चपाती क्यों दी? तो सर्वेंट बोला, और पैसे ही नहीं थे कुछ खरीदने के लिए। तो उन लोगों ने पूछा, साहब ने इसके अलावा कुछ और खाया? अब फिर एक आवाज आई। एक आदमी बोला, तुम लोग घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, साहब से बात करूंगा। वो आदमी बोला कि साहब, हमारा पेट एकदम खाली है और कल से हम काम नहीं कर पाते, लेकिन हमने देखा आपकी स्थिति भी हमारी ही तरह है, तो हम काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, और ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेगा। जिम कॉर्बेट लगातार हेडक्वार्टर्स मैसेज भेज रहे थे कि पैसे रिलीज करिए, और वहां से एक ही जवाब आ रहा था कि हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अब ये रेलवे स्टेशन के पास गए और जो टेलीग्राफ भेजने वाला था, जिसको ये रोज रिपोर्ट सबमिट करते थे, उससे इन्होंने कहा, एक लाइन लिख दो, कल दोपहर को काम बंद हो जाएगा, और जब तक 12,000 रुपए एक ट्रेन से नहीं भेजे जाएंगे काम नहीं चलेगा। अब जब इनके अल्टीमेटम के 2 घंटे बाकी थे तो देखा एक आदमी तेजी से दौड़ के इनकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। हर आदमी उस लिफाफे की तरफ देख रहा था, क्योंकि सबको मालूम था जिम कॉर्बेट ने क्या मैसेज कर दिया है। पैसे उस दिन तो नहीं आ पाए, लेकिन जहां इतना लंबा इंतजार हो गया था, कुछ घंटे क्या परेशान करते। अगले दिन पैसे का बक्सा आ गया, बांस में लदा हुआ, साथ में थे पुलिस वाले। अब एक आदमी जो बक्सा लेके आया था, उसने हजार रुपए के 12 पैकेट निकाले और फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाला। उसकी पॉकेट इतनी बड़ी थी कि 2 खरगोश उसमें छुप जाते, और उसमें 440 रुपए थे, जो कि जिम कॉर्बेट के एरियर्स थे। जिम कॉर्बेट की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने 12 हेडमैन को 1-1 हजार रुपए दे दिए। मुझे नहीं लगता किसी भी आदमी को इतनी खुशी मिली होगी पैसे प्राप्त करने में जितनी उन लोगों को हुई। उस दिन उत्सव का माहौल था, तो बाकी का दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। बाकी लोगों ने अपना दिन कैसे गुजारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो घोड़े बेच के नींद निकाली, और ये बात बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। 21 साल तक जिम कॉर्बेट ने अपनी ड्यूटी निभाई उन लोगों के साथ। बीच में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो बाहर चले गए, लेकिन मोका में घाट में कभी भी वैगन्स का जाम नहीं लगा। और जब इन्होंने राम शरण को चार्ज दिया तो ट्रैफिक मिलियन टन तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई कहानी लॉयल्टी। अगली कहानी होगी बुधू। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।